उनका पालन हो रहा है, और अगर इनका पालन हो रहा होता तो क्या दिल्ली के राजेंद्र पेश जैसे हादसे होते? क्या 3 छात्रों को जान गंवानी पड़ती, और वो भी तब जब दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली के एकदम सेंटर में स्थित उस जगह पर जहां पर पानी पहुंचने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, वहां पर 3 मिनट के अंदर 12 फीट पानी भरता है और 3 छात्र डूब जाते हैं। ऐसी घटना किसी की कल्पना से भी परे है। तो क्या ऐसे किसी हादसे का इंतजार कोई दूसरे कोचिंग सेंटर तो नहीं कर रहे हैं? इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मेरे साथ रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर पी.के. अग्रवाल मौजूद हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ पूर्व कमिश्नर हैं नगर निगम के तनवीर अली साहब, वो भी मौजूद है। तनवीर साहब, बहुत स्वागत आपका भी सर। इसके अलावा कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं एमपी सिंह, वो भी मौजूद हैं। एमपी सिंह साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और एमपी सिंह साहब, मैं आपसे ही सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि कोचिंग एसोसिएशन आप उसके अध्यक्ष हैं। जाहिर सी बात है, तमाम कोचिंग सेंटर्स की आपकी जो एक पूरी कम्युनिटी है, जो एक पूरा एक ग्रुप है, उसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या कोचिंग सेंटर्स इस वक्त जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, आप लोग सोचते थे, या आपको अच्छा लग रहा है क्या जो इस नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव के लिए चर्चा हो रही है कोचिंग सेंटर्स की? और अगर हो रही है तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो खामियां, वो कमियां, वो गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आज कोचिंग सेंटर्स सवालों के घेरे में है? सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। सर, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर, आपसे ही पूछ रहे हैं। हेलो सर, मेरा निवेदन ये है कि मैं जहां पर कि सरकार ने या नगर निगम ने आंख बंद करके धड़ल्ले से एनओसीयां दे दी और बिल्डिंगों के निर्माण हो गए। अब होता यह है कि किसी एक घटना की वजह से पूरी कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को बदनाम कर दिया जाता है। दिल्ली के एक होटल में आग लगी थी कुछ समय पहले, 2 साल पहले, लेकिन पूरे देश के होटलों पर कार्रवाई नहीं हुई। उसमें जाने कितने लोग घायल हुए, रेस्क्यू करके नीचे आए, रस्सी से नीचे उतारे गए, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं इस बात के लिए आज पूरे देश से इस बात के लिए खेद प्रकट करता हूं कि भाई उन जो बच्चों के साथ ये हादसा हुआ उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, लेकिन उस हादसे के लिए पूरी कम्युनिटी अगर दोषी है, ये नहीं है। अगर किसी एक जगह बद इंतजामी है तो पूरे कम्युनिटी को सरकार इस तरीके से शो कर रही है कि ये कारोबार अच्छा कारोबार नहीं कर रहे हम लोग, कोचिंग पढ़ा करके अच्छे बच्चे तैयार नहीं कर रहे देश के लिए। देखिए, अगर उस बिल्डिंग में खामियां हैं तो अपने गरेबान में सरकार को भी झांकना होगा कि उन बिल्डिंग्स को मंजूरी कैसे दे दी, उन बिल्डिंग्स की मान्यता कैसे हो गई, कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे हो गया। ठीक है, नहीं, बड़े वैलिड पॉइंट आपने रखा है एमपी सिंह साहब, और आपने अपना पक्ष ही नहीं रखा है बल्कि अपना दर्द भी रखा है। आपने अपना सिर्फ पक्ष नहीं रखा, दर्द भी रखा है। मैं इसके साथ में लेकिन आपसे ये जरूर समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि जब कोई बिल्डिंग की क्या व्यवस्था है, क्या उसको एनओसी मिली नहीं मिली, उसके अलग क्या कोचिंग सेंटर्स इन बातों का ख्याल रखते हैं जब कभी कोई कोचिंग सेंटर ओपन होता है? क्योंकि हर कोचिंग सेंटर एसोसिएशन से जुड़ा नहीं होता है। ऑटोनोमस भी, सिंगल भी चलाते हैं वो लोग। कोई भी आदमी, कोई भी 2-3 लोग होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, बोलते चलो भैया एक कोचिंग खोल लेते हैं, हम लोग कुछ और नहीं कर सकते, हम बच्चों को पढ़ा लेते हैं। ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट होता है कोचिंग ओपन होने के पीछे। फिर बाद में वो फलता फूलता है तो ब्रांड बनते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब कोचिंग सेंटर खुलता है तो उस वक्त नियमों को, कायदे को, कानून को, इसको भी ध्यान में रखा जाता है, या फिर यह देखा जाता है कि हम कितनी अच्छी उसमें रंग रोगन कर लें, कितनी अच्छी फैसिलिटी कर लें, कितनी अच्छी वहां पर चेयर्स रख लें और कितना अच्छा ब्लैक बोर्ड कर लें, इन्हीं पर ध्यान होता है, या फिर उन नियमों पर भी ध्यान दिया जाता है? सर, कोई भी कोचिंग संचालक, कोई भी संस्थान संचालक ये नहीं चाहेगा कि उसके कारोबार पर कभी डिफेम हो, उसके कारोबार की कोई बदनामी हो। वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है। मेरी बात समझ लें सर, कोई भी कोचिंग संचालक अपने डिफेम नहीं करना चाहता, अपने कारोबार की बदनामी नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं कोई कमी रह जाने के कारण, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी गलती से कोई हादसा हो जाता है, पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं कोई खामी ना रह जाए। लेकिन तनवीर अली साहब, आप तो देखिए नगर निगम के पूर्व कमिश्नर रहे हैं, और एमपी सिंह साहब यही कह रहे हैं कि सिस्टम की खामी है, ये कोचिंग सेंटर्स की ही खामी नहीं है, और प्राइमरी जो जिम्मेदारी है वो इन एजेंसीज की होती है, निगम की होती है, एमसीडीज की होती है कि वो एनओसी ना दे और तमाम बिल्डिंग्स को कम से कम सारी पैरामीटर्स के हिसाब से ही वो बिल्डिंग्स बने।
तनवीर अली साहब। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सऊद साहब। नंबर एक तो मैं पूर्व IAS हूँ, पूर्व नगर निगम कमिश्नर नहीं हूँ। नगर निगम मैं कमिश्नर भी में एक कंफ्यूज हूं, मुझे आपसे कई बार हम बात कर चुके हैं और इसीलिए मैं थोड़ा नहीं। कंफ्यूज हो रहा था जी। नो 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 नो, आई एम एक्स IAS। नगर निगम के आयुक्त भी एक जगह मैं गाजियाबाद रहा हूँ कुछ टाइम। एनीवे, जो ये मामला दिल्ली का है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है और बहुत ही दुखदायी है। इसमें देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं, बुरा ना माने, हम लोगों की सोसाइटी में जो गिरावट आई है, तो चाहे वो हम लोग सोसाइटी वाले हों, जो पालन करने वाले हों, उनका भी वही हाल है, और जो पालन कराने वाले हैं सरकारी अमला, उनका भी वही हाल है। तो काम दोनों तरफ से चल जाता है। नाउ हमारी जो सरकारी एजेंसी है, विभाग है, वो एकदम से हरकत में आते हैं कि अगर राउज IAS स्टडी सर्कल में कुछ हो गया तो सारे स्टडी सर्कल, अरे भाई आप पहले से क्यों नहीं करते? आप अब तक क्या सो रहे थे जब वहां बेसमेंट में लाइब्रेरी? ये भी होता है ना तनवीर सर, ये भी होता है। ये 5 दिन 10 दिन होगा, वो हाथी के दांत की तरह होगा, दिखाएंगे 2-3 सील होगा, और वही जहां पर सीलिंग की कार्रवाई हुई है 10 दिन बाद वही कोचिंग सेंटर्स दोबारा से संचालित हो रहे होंगे। देखिए, ऐसा है, मैंने जिले में काफी काम किया है, तो एक हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है काम करने का, वो सब जगह आप कर सकते हैं। सिस्टम से मतलब जैसे बाढ़ से पहले मई जून तक मीटिंग हो जाती है, मई तक, कि भाई कहाँ कहाँ बाढ़ चौकी स्थापित होनी है, कहाँ कहाँ बाढ़ आती रही है पिछले सालों में, कहाँ कहाँ बोट्स रहनी है, कहाँ कहाँ गोताखोर जो है लाइफ सेविंग गार्ड वो रहने हैं, और वो फॉरवर्ड प्लानिंग की बात आप कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। उनका नहीं, फॉरवर्ड नहीं, अगले सीजन से पहले की, सीजन से पहले करना होता है। ये थोड़ी कि बाढ़ आ जाए तब आप बौखलाइए कि अरे भाई वहां पर भेजो, वहां भेजो, वहां बोट भेजो। मेरा मतलब एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है। अब ये जो मामला है, इसमें आपको कम से कम इंस्पेक्शन कराने चाहिए, करेंगे, मगर एक्चुअली आप लाइब्रेरी चला रहे हैं, और किस तरह से चला रहे हैं वो हाल आपने देख लिया। हमारे सिस्टम की बौखलाहट का यह हाल है कि आप उस गाड़ी के ड्राइवर को अरेस्ट कर लेते हैं, गाड़ी वाले उस पर आ रहा जो वहां से गाड़ी लेके गया, उसका क्या कसूर था? ये कौन सा कानून है कि आपने उसको अरेस्ट कर लिया, उसने क्या किया था? दूसरी बात, नहीं, वाटर लॉगिंग जो हुई, अगर वो गाड़ी लेके गया तो पहले तो वाटर लॉगिंग थी, उसको ये पता भी नहीं कि वो पानी बह करके कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जाएगा। काम नहीं है, वो बेचारा अपने घर जा रहा है। हाँ, जो पानी जमा हुआ, पानी जमा होने के लिए MCD ने कितनी तैयारी की थी? क्या वहां पर वाटर लॉगिंग की? ये ठीक है। देखिए, MCD पे भी जाइए, उसके साथ साथ ये जाइए कि इन्होंने किस तरह से पानी के बचाव का इंतजाम किया था राव वालों ने। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, दोनों, मैं कह रहा हूं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं आऊंगा सर आपके पास। अतुल भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त एक कोचिंग सेंटर से जुड़ चुके हैं। हमारे यहाँ हर चीज को पॉलिटिकल होते देर नहीं लगती। आप देख रहे हैं सब टीवी पे क्या चल रहा है। इसमें मैं ये बता दूं कि जो पावर्स होती है वो म्युनिसिपल कमिश्नर के पास होती है, जो IAS ऑफिसर होता है बहुत सीनियर। मेयर की और कॉर्पोरेटर्स की कोई पावर एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होती कि कौन अधिकारी, कौन इंजीनियर कहाँ पोस्ट होना है, किसको क्या करना है। तो ये लैब्स बहुत बड़ी लैब्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लैब से, लेकिन अब जो कहीं ना कहीं कोशिश और कवायद हो रही है वो कितनी कारगर है? अतुल भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ही मौजूद है। अतुल, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले PK अग्रवाल सर, आपसे ही समझना चाहूंगा कि ताली तो दोनों हाथों से बज रही है, तो ये सिस्टम अगर एक पूरा बन करके तैयार है, वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, इस कॉकस को कैसे तोड़ा जाए? इसी से तोड़ा जाए कि दिल्ली में कोई घटना घट गई तो MP में भी उसको लेकर के कवायद ड्राइव चला दीजिए और कोचिंग सेंटर्स को सील कर दीजिए। यही करना, यही कदम ठीक है, या इससे अलग भी, इसके आगे भी बढ़ करके कुछ काम करना पड़ेगा? देखिए, पूरे देश में कोचिंग सेंटरों में ही नहीं, कई घरों में एक बेसमेंट बने हुए हैं। आजकल ये सिस्टम हो गया, लोग उसको परमिशन नहीं लेते हैं और एक बड़ी समस्या हो गई है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो वार्ड है जहां पे ओल्ड राजेंद्र नगर था, उसमें उस लेवल के अफसर रहते हैं, उन्हें सब पता है और पुलिस वालों को भी पता है कि क्या चल रहा है। और राव स्टडी सर्कल जैसा देश में नामी ग्रामी एक स्टडी सर्कल है, और उसमें तो जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उनको भी देखना चाहिए क्या हो रहा। तो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। जो सबसे नीचे का ऑफिसर है, जो इनसे डेली देखता है, वो अपने आंखों के सामने कि कोचिंग सेंटरों में क्या हो रहा है, इस प्रकार की घटना क्यों उसमें पुस्तकालय चल रहा है। तो इसमें हमें उनके विरुद्ध में एक्शन लेना चाहिए
तो क्योंकि जब तक नहीं तो सर मैं अभी आपसे समझूंगा, एक तनवीर अली साहब ने भी अपनी बात रखी, तनवीर और इसके अलावा एमपी सिंह ने भी अपनी बात रखी, आप इसको कैसे देख रहे हैं, कहां पर लूप होल है, लूप होल्स कैसे भरे जाए? लूप होल्स ये है कि जैसे प्रत्येक बिल्डिंग में दिल्ली में आप देखिए एक निकास होता है तो एक अल्टरनेटिव रूट होता है। हम आप जितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिल्ली में देखेंगे तो यहाँ पे एक ही दरवाजा मालूम पड़ता है, बेसमेंट में था, एक सीढ़ी होना चाहिए, दूसरा सेफ्टी के निकलने के लिए, जैसे बायोमेट्रिक फेल कर गया तो एक नॉर्मल रास्ता होना चाहिए था निकलने का। ये बहुत बड़ा लैप्स है। लेकिन सर ये वही है कि इतने माइन्यूट लेवल पर कहा जाता है तो उसके लिए दिशा निर्देश बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उसका कोई पालन होता नहीं है। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, जरा अतुल के पास इस वक्त चलना मुझे जरूरी है। अतुल खड़े हुए हैं, ग्राउंड पर मौजूद है। अतुल, जहां पर आप मौजूद हैं जरा वहीं पर बताइए, वहीं पर दिखाइए कि क्या स्थिति दिख रही है उस कोचिंग सेंटर की, जो तैयारियां हैं इस तरह के किसी भी आपात स्थिति से निपटने के जो कोशिशें और कवायद हो सकती है, क्या वहां पर सब कुछ मौजूद है? देखिए साउथ, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं सुबह से ही राजधानी भोपाल के एमपी नगर में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। जिला प्रशासन की टीम लगातार कोचिंग सेंटरों पर पहुंची, 8 से ज्यादा सेंटर्स को सील किया गया और जिस तरीके से बेसमेंट में संचालन हो रहा था उसको लेके तमाम तरीके के फाइन किए गए। देखिए मैं अभी भी एक इंस्टीट्यूट में हूं, हालांकि यहाँ पे बेसमेंट में पढ़ाई नहीं की करवाई जाती है, लेकिन कुछ जरूर बच्चे हैं मेरे साथ जो मौजूद है, मैं उनसे जरूर चर्चा कर लेता हूँ कि आखिर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पूरी घटना हुई उसके बाद ये बच्चे आखिर क्या जिला प्रशासन से चाहते हैं, कोचिंग सेंटर से क्या चाहते हैं, और आखिर दिल्ली में जो घटना हुई उसके बाद उनके मन में क्या चल रहा है, मैं तमाम बातों को लेकर जान लेता हूँ। मुझे आपका नाम बताएंगे? ब्रजेश गौर। ब्रजेश जी, देखिए दिल्ली में तो आपको पता है क्या हुआ, क्योंकि आप खुद अभी कोचिंग सेंटर में हैं, अभी पढ़ाई करके ही बाहर निकले हैं, क्या चाहते हैं? देखिए क्योंकि एक बड़ा घटनाक्रम दिल्ली में हो गया, भोपाल में भी हमने देखा सुबह से लगभग 8 से ज्यादा कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके के कोचिंग सेंटर होना चाहिए? देखिए मैंने दिल्ली का अभी तक कोई न्यूज नहीं देखा, बाकी मेरे ख्याल से मेरी जो अभी इस कोचिंग में पढ़ रहा हूँ वो मेरे ख्याल से बेस्ट कोचिंग है। यहाँ सब सुविधाएं, फायर अलार्म सब, मतलब एग्जिट। मध्य प्रदेश के तमाम स्टूडेंट्स से क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए वहाँ पे? तो मैं भी कुछ बता नहीं सकता। आपका नाम? पीयूष पटेल। पीयूष जी, क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से, क्योंकि आप जिस कोचिंग में पहुंच रहे हैं वहां पे सावधानी से सुरक्षा के साथ पढ़ाई होनी चाहिए, आप क्या डिमांड करते हैं कि आखिर कोचिंग सेंटर, ना केवल ये मध्य प्रदेश के तमाम कोचिंग सेंटरों में किस तरीके की व्यवस्था होना चाहिए, इस बात का जरूर आपको जिक्र करें। कोचिंग सेंटर में सारी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे अभी दिल्ली में जो घटना हुआ वो बहुत ही बुरा घटना हुआ है, तो यही। आपका नाम बताएं मुझे? दीपक शर्मा। दीपक, क्या की पढ़ाई कर रहे हैं? हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि कहाँ गलती हुई होगी दिल्ली में, और खासतौर पे वो गलती भोपाल के अंदर ना हो, उसको लेके आप क्या सोच रहे हैं? भोपाल का तो पता नहीं सर, पर हमारी कोचिंग में पूरी सेफ्टी प्रिकॉशन रखे हुए हैं, तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम तो देखिए, आप अपनी कोचिंग की बात कर रहे हैं, काफी अच्छी बात है, और मैंने भी देखा कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे ना केवल भोपाल की एक इंस्टीट्यूट की नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पूरी बात मध्य प्रदेश की हो रही है, क्योंकि अब यहाँ से निकलेंगे दूसरी जगह भी जा सकते हैं, तो उसमें किस तरीके से आपको कोचिंग के अंदर आपको क्या सुविधाएं चाहिए, आप किस तरीके से सोच रहे हैं? वही फायर अलार्म होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, और सब चीज लगभग ठीक है। ठीक है अतुल, तो वहां पर देखिए कुछ बच्चे हैं अपनी अपनी बात रख रहे हैं, वहां की अगर आप जरा तस्वीर दिखा पाए कोचिंग की। देखिए बिल्कुल, देखिए खास बात यह है कि जिस जगह मैं खड़ा हूं वहां पे पूरी व्यवस्थाओं के साथ है। आप सबसे पहले तस्वीर आपको हमें विजय दिखा रहे हैं, दिखाइए, प्रदीप दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे सबसे पहले फायर के लिए अगर यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था होती है तो या फायर की कोई घटना होती है तो उसको यहाँ पे सेफ्टी के तौर पे यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा तमाम जो चीजें खासतौर पर देखिए, ये जो यहाँ पे मैं हूँ मौजूद, यहाँ पे बेसमेंट पे किसी प्रकार की कोई भी जो है पढ़ाई नहीं करवाई जाती, खासतौर पर इसका हिदायत दी गई है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे पढ़ाई की जाती है, और जाने का रास्ता यहाँ से ऊपर से ही है। कोचिंग संचालक जरूर मेरे साथ है, मैं जरूर उनसे बात करता हूँ, क्योंकि खास बात ये, क्योंकि जिस लाइन में मैं खड़ा हूँ, जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, उसी जगह से कुछ दूरी पर लगभग 8 से ज्यादा ऐसे कोचिंग संस्थान थे, वो उनको सील किए गए। सर मुझे बताएंगे क्या सुविधा, मापदंड क्या है? मापदंड देखिए क्या है, बेसमेंट में क्लासेस लगाना अवैध है मेरे हिसाब से, और इसलिए बेसमेंट में क्लासेस नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बेसमेंट को मेरे ख्याल से पार्किंग के लिए और अपन यूज कर सकते हैं स्टोर वगैरह के लिए। तो कई सारे ऐसे कोचिंग संस्थान है जहाँ पे बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी,
और उन चीजों को सरकार ने आज एडीएम साहब आए थे, उन्होंने उन चीजों को सील किया है उस आधार पर। और इसके अलावा फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगाना कंपलसरी किया गया है, तो वो कुछ कोचिंग्स में लगा है, कुछ में नहीं लगाया है। इसके अलावा अलार्म सिस्टम होना चाहिए, स्मोक डिटेक्टर होने चाहिए, साथ में सिलेंडर्स होने चाहिए। तो ये सारे के सारे क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है। तो जहां तक हमने तो किए हैं, बाकी सब लोग भी कर ही रहे हैं लगातार। और धीमे धीमे जैसे जैसे ऐसी घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक करती हैं और सारी चीजों को और अपडेट करने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो देखिए स्पष्ट तौर पे बच्चे भले ही ये कह रहे हैं कि तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए, संचालक भी ये कह रहे हैं कि तमाम चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जागरूक संचालक हैं और यही अच्छी बात है कि वो ये मान रहे हैं कि भाई बेसमेंट में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। एमपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है और अपनी बात भी रखना चाहते हैं। एमपी सिंह साहब, ठीक है, आपने सिस्टम से अपनी मांग रखी, आपने सरकार से अपना दुखड़ा भी रोया, अपनी बात रख दी, लेकिन आप ये मानेंगे ना कि नियमों की अनदेखी होती है। कोचिंग सेंटर्स भी कई जगहों पर जो बेसमेंट में ही चला रहे हैं, सबसे पहले तो बेसमेंट में क्लासेस चलाई नहीं जा सकती, लाइब्रेरी लगाई नहीं जा सकती, वो क्यों चला दी जाती हैं? अगर बिल्डिंग को एनओसी मिल गई है और वहां के बिल्डिंग वालाज का पालन नहीं हुआ है, तो आपको इतना तो पता है कि आप बेसमेंट में मत चलाइए, क्लासेस मत लीजिए। मेरा ये कहना है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार एक कोचियों के लिए एक आयोग बना दे और एक कोचियों के लिए नॉर्म्स तय कर दे, और वो नॉर्म्स आज तक कहीं नहीं बने। कभी भी मनमानी होती है, कोई भी अधिकारी आता है, बोले आज ये नॉर्म्स, कल ये नॉर्म्स। आज तक भारत के संविधान में कोचिंग्स के लिए कोई लीगलाइज्ड नॉर्म्स मध्य प्रदेश में लागू नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि एक मध्य प्रदेश में आयोग बने और आयोग ये डिसाइड करे कि कोचिंग्स के ये पैरामीटर हैं, उनको अगर कोचिंग्स फुलफिल नहीं करती हैं तब आप बैन करें। एक बात। दूसरी बात, कोचिंग जोन सरकार खुद बनाए, क्योंकि सरकार की जो शहर की जो हालात है, आपने कोचिंग जोन की जो बात की, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि कोई बच्चा चाहता है कि जो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर पढ़ ले, कोई चाहता है कहीं और। हर बच्चा शहर के हर इलाके से उस कोचिंग जोन तक पहुंच पाएगा कि नहीं, ये भी देखना होगा कि कितना प्रैक्टिकल है। तनवीर सर, जो बातें एमपी सिंह साहब कह रहे हैं, एक आयोग बनाने की बात कर रहे हैं या सरकार से जो डिमांड कर रहे हैं, जो अपनी बातें रख रहे हैं, वो कितना प्रैक्टिकल और क्या होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि देखिए, लगाम जो है वो घोड़े की वो है तो सरकार के पास ही, और सरकार को अमल किससे कराना है? अधिकारियों से कराना है। देखिए, इसके लिए बहुत सख्ती की जरूरत है, बहुत ईमानदारी की जरूरत है और बहुत टाइमली इंस्पेक्शन की जरूरत है। जो जोनल अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट वीकली या फोर्टनाइटली होनी चाहिए कि मेरे एरिया के समस्त बिल्डिंग्स में नियमानुसार जो है यूज हो रहा है, और अगर उसमें इंस्पेक्शन में पकड़ गया, क्रॉस इंस्पेक्शन कराया जाए कि ऐसा चल रहा है कि बेसमेंट में क्लास हो रही है, तो फौरन उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए बिना किसी घटना के। हम लोग तो घटना होने के बाद जागते हैं ना। नहीं सर, लेकिन वो कुछ पैसे अगर पहुंच जाए और वो जो कोई अनदेखी हो रही हो वो रुक जाता है, वो कहने की बातें नहीं, बहुत सी चीजें हम जानते हैं, मगर यहाँ नहीं कह सकते हैं। वही बात है। पीके अग्रवाल सर, वही बात मैं आपसे भी कि क्या सॉल्यूशन सर इसका जो प्रैक्टिकल अगर सॉल्यूशन हो, क्योंकि लगाम तो वही सरकार के हाथ में है और करना अधिकारियों को है, लेकिन जब सिस्टम कार्रवाई पर आता है तो वहां से कार ले जाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेता है। जोनल ऑफिसर है नहीं, जो उन्होंने कहा है कमिश्नर, वो रह चुके हैं पूर्व आईएएस, कि जोनल अधिकारी जो है जी, उनकी जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं आशा की जाती कि कमिश्नर, एमसीडी का कमिश्नर पूरे जगह जाए, पूरे दिल्ली में जाए। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। और दूसरा, वो एक लड़के ने कहा कि एग्जिट होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट, जो मैंने दिल्ली की सब बिल्डिंगों में है। देखिए यहाँ पे क्या है कि बायोमेट्रिक फेल कर गया फ्लड की वजह से, तो बंद ही हो गया कमरा, तो लड़के निकले कैसे? तो कभी कभी जो हम लोगों के आजकल के मॉडर्न गैजेट्स हैं वो फेल कर जाते हैं, तो हमें एक नॉर्मल जो है उस पर डिपेंड करना चाहिए। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि वो क्या सिखा रहे हैं लड़कों को। अगर वो अवैध रूप से कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो जो लड़कों को क्या सिखाएंगे, कैसे वो आईएएस बनेंगे वो लड़के? तो इसमें जिम्मेदारी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की, और उनके विरोध में एक कल्पेबल होमिसाइड का केस हुआ है, तो एक एग्जाम्पल सेटअप करेगा। जो कोऑर्डिनेटर थे राउज स्टडी सर्किल, भारत का बहुत प्रेस्टिजियस आईएएस स्टडी सर्किल है, और उनपे कल्पेबल होमिसाइड, और जो मालिक हैं अपना पैसा कमाने के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके कुछ भी बना देते हैं,
उन पे भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और देखिए हमको ये मानना पड़ेगा सर कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं वो बिजनेस का जरिया बन चुके हैं, आज सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बन चुके हैं। और आईएएस बनाने के नाम पर, सपने बेचने के नाम पर 5-10 हजार की फीस नहीं होती है, ऐसी फीस होती है कि बच्चे एजुकेशन लोन लेकर के हायर एजुकेशन कर लेते हैं लेकिन कोचिंग की फीस नहीं दे पाते, क्योंकि 1 लाख 2 लाख नहीं, अब 10-10 लाख की फीसेज होती हैं। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा। और ये जो धन उगाही भी हो रही है कोचिंग सेंटर्स की आड़ में, और उस वक्त कई चीजों की अनदेखी के साथ साथ